हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 अगस्त ट्यूसडे को हम लोग जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कनेक्ट JNK डॉट्स। ये ड्रग मिनेंस के ऊपर आया है और इस पर हमने डिटेल में चर्चा की है। नेक्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है वाई ग्लोबल क्लॉथिंग रिटेलर आर एग्जिटिंग म्यांमार। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। थर्ड आर्टिकल जिस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे जो द हिंदू का है वो है ऑन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इस आर्टिकल में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे और पर्टिकुलर जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। लास्ट आर्टिकल जो हम बात करेंगे वो है व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट ड्रिलिंग इन द नॉर्थ सी। इसमें हम बेसिकली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वो है कनेक्ट JNK डॉट। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है। GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 के मेंस में इसमें क्वेश्चन आ चुका है। किससे कनेक्ट करके? जो टेररिज्म एक्टिविटी है उससे कनेक्ट करके ड्रग एब्यूज़ के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में पूछ चुका है। 2023-24 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्यन ड्रग केस जो हुआ था उसमें डायरेक्टली एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं और अब सब लोग भूल चुके हैं, कोचिंग वाले भी भूल चुके हैं, लेकिन हम लोग नहीं भूले हैं, इसलिए हम लोग प्रिपेयर करके रखेंगे। हम लोग ये क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और इस साल नहीं तो अगले साल आपको ड्रग के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्टिकल में क्या है और उसको हम फिर कनेक्ट करेंगे। नॉर्मल एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ड्रग एब्यूज़ के और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? एक क्वेश्चन मैंने दिया है, लेकिन किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा इस आर्टिकल के ख़त्म होते तक आपको वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? इंडिया इज़ अ मेजर हब ऑफ illicit ड्रग ट्रेड, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ ड्रग एब्यूज़ प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल से। क्या है आर्टिकल? इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें पाया गया है कि जो ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है जो कि मेनली यंग मैन को अफेक्ट कर रही है, कश्मीर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और क्या इट ऑल्सो स्ट्रेचिंग द पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड पोजिंग अ न्यू चैलेंज टू सिक्योरिटी फोर्सेज। तो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें ऑलरेडी इतना बर्डन है। इंडिया का पब्लिक हेल्थ सिस्टम वैसे भी हम देख चुके हैं, कोविड के समय जो एक्सपोज हो गया था तो इतना अच्छा है नहीं, और ऊपर से अगर उसमें बर्डन बढ़ जाएगा तो वो और स्ट्रेच आउट हो जाएगा। दूसरा, जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम वहाँ पर ऑलरेडी कश्मीर में है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑलरेडी है, और एक बड़ा चैलेंज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आ खड़ा हो चुका है ड्रग एडिक्शन का। बहुत सारे यंग जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, जो एम्प्लॉयड नहीं हैं, वो सब ड्रग एब्यूज़ की इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो उससे डील करने के लिए हमें क्या करना है, हम आगे बात करेंगे। क्या बोल रहा है कि कुछ डेटा ले लेते हैं। एक पेशेंट जो है हर 12 मिनट में एडमिट हो रहा है डी एडिक्शन के लिए, जो वैली में सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र है। ठीक है, पुलिस रिकॉर्ड शो दैट द सीजर ऑफ हीरोइन, द मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रग इन कश्मीर, हैज़ मोर देन डबल इन 2022 कंपेयर टू 2019। बेसिकली ये पुलिस के रिकॉर्ड शो कर रहे हैं कि जो हेरोइन है, जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है कश्मीर में, उसका जो सीजर है, मतलब उसका जो हमने पुलिस ने पकड़ा है वो लगभग डबल हो चुका है ना। 2019 से अगर 100 किलो अगर हेरोइन पकड़ी गई थी तो 2022 में 200 किलो हेरोइन पकड़ी गई है, मतलब सिर्फ पकड़ी गई है। और यूज़ कितनी हो रही होगी अभी हमें तो ये आइडिया भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप JNK एडमिनिस्ट्रेशन वुड डू वेल टू टेक क्यू ऑफर्ड बाय हिज ओन स्टडी इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कश्मीर। 25% ऑफ ड्रग यूजर्स आर अनएम्प्लॉयड, 15% आर ग्रेजुएट, 14% आर स्टडी अप टू इंटरमीडिएट लेवल एंड 33% हैव मैट्रिक लेवल एजुकेशन। तो अगर आप देखें कि कौन कौन से बच्चे हैं जो एब्यूज़ में फंसे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है जो 10वीं पास हैं वो, जो 12वीं पास हैं वो 14% हैं, जो ग्रेजुएट हैं वो 15% है, और 25% बच्चे जो कि अनएम्प्लॉयड है। तो आप अगर देखें तो जो डिमांड साइड है, बेसिकली डिमांड किसकी है? जो यंग मैन है, जो थोड़े डिप्रेशन में है, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑलरेडी है, और प्रॉक्सी जो है वॉर अलग चल रहा है। ठीक है, रेडिकलाइजेशन अलग चल रहा है जो पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। बेसिकली ये पाकिस्तान जो है कश्मीर को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए उसने एक ड्रग वाला जो रास्ता है वो चुना है। ठीक है, इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारे लिए, इंडिया के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। इंडिया की जो GDP है वो अफेक्ट होगी डायरेक्टली। क्यों?
क्योंकि जो इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। अब ह्यूमन रिसोर्स अगर नशा करने में व्यस्त है तो काम कौन करेगा? वैसे भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है इसलिए वो नशा कर रहे हैं, और नशा कर रहे हैं इसलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा है। दोनों ही कॉज एंड इफेक्ट वाला इशू है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ सिस्टम और स्ट्रेचिंग आउट हो जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। अगर आप देखें तो डायरेक्टली जो ड्रग स्मगलिंग है उसका कनेक्शन किससे होता है? टेररिज्म से। क्यों होता है? क्योंकि जो ड्रग स्मगलिंग का पैसा होता है उसी को पैसे को इस्तेमाल करके जितने भी गन्स और जितने भी वेपन्स है खरीदे जाते हैं, और उसी से फिर इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो डी रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं कश्मीर में उसे स्पॉन्सर करने के लिए पैसे की ज़रूरत है ना। एक नैरेटिव सेट करने के लिए भी तो पैसा लगेगा। तो ये सारा पैसा हमें मिलता कैसे है? ड्रग स्मगलिंग से। तो ड्रग स्मगलिंग रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इंडिया में ड्रग मीनेंस की प्रॉब्लम की। आर्टिकल 47 में जो कि डीपीएसपी का पार्ट है वो क्लियरली हमें क्या बोल रहा है कि प्रोहिबिट करना है हमें ड्रग यूज़ को, ठीक है। तो ये आप एंड में लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि सरकार को मैंडेट दिया गया है, सरकार के लिए ज़रूरी है कि जो ड्रग एब्यूज़ है उसे कम करना है ताकि वो अपना आर्टिकल 47 का जो ड्यूटी उनको दी गई है, ऑब्लिगेशन जो उनको दिया है वो फुलफ़िल कर सके, ठीक है। तो ये मैंने शुरुआत में बस बताने के लिए बता दिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी आपको पता होना चाहिए। ड्रग मीनेंस की प्रॉब्लम शुरुआत करते हैं अब डेटा से, ठीक है। तो इंडिया सैंडविच बिटवीन टू लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है। तो ये जो चांद टाइप का शेप दिख रहा है, क्रीसेंट टाइप का शेप दिख रहा है, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रीसेंट। ये इसमें गोल्डन क्रीसेंट में 3 कंट्रीज़ आती हैं। कौन कौन सी? ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान आया है तब से ओपीएम प्रोडक्शन और बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास गवर्नमेंट तो है नहीं, अनार्किक है बेसिकली तालिबान, कोई ऐसे एज सच डेमोक्रेसी तो है नहीं, और उनको रेवेन्यू बेसिकली कैसे मिलेगा? ओपीएम और ड्रग जो है ये सब बेच करके, ठीक है। जो भी ड्रग स्मगल करके ही उन्हें रेवेन्यू मिलेगा। तो बेसिकली अफ़गानिस्तान में तालिबान आने के बाद जो ड्रग प्रॉब्लम है और तेज़ी से बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी ओपीएम होता है और ईरान में भी। तो ये इसको बोलते हैं गोल्डन क्रीसेंट। ये आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है डायरेक्टली, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि गोल्डन क्रीसेंट का कौन कौन सी कंट्री पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको गोल्डन ट्रायंगल के बारे में पूछ सकता है। गोल्डन ट्रायंगल इंडिया के ईस्ट साइड में है और गोल्डन क्रीसेंट इंडिया के वेस्ट साइड में। तो इंडिया क्या है? दोनों के बीच में सैंडविच बन गया है, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल में क्या है? बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है और वियतनाम है। 4 कंट्री गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है और 3 कंट्री गोल्डन क्रीसेंट का। दोनों आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ आपको जब भी ड्रग मीनेंस की प्रॉब्लम आएगी आपको डिस्कस ज़रूर करना है गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट के बारे में, और इनफैक्ट आपको मैप भी बनाना है साइड में, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 करोड़ इंडियंस रिपोर्टेड टू यूज़ कैनबिस एंड ओपियोइड्स एट द टाइम ऑफ सर्वे 2018 में ऑफ एम्स। तो 2018 की जो एम्स का सर्वे था उस समय लगभग 5 करोड़ लोग क्या रिपोर्ट हुए थे कि गांजा और ओपीएम का इस्तेमाल, अफीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8.5 लाख पीपल इंजेक्ट ड्रग। तो बेसिकली 8.5 लाख लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। आपने उड़ता पंजाब देखा होगा, उसमें देखा होगा कि इंजेक्शन लगाते हैं। हेरोइन के जनरली इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन 8.5 लाख भी फिगर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और 5 करोड़ से ज़्यादा हैं, ये कोविड के पहले का फिगर है। कोविड के बाद तो न जाने कितने लोगों ने शुरू कर दिया होगा, क्योंकि उस समय बहुत ही मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत टोल हुआ था, बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया था। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है और बढ़ गई हो अगर रीसेंट डेटा की हम बात करें तो। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे तो हेल्थ का सबसे बड़ा जो मोर्टिलिटी रेट है वो बढ़ गया होगा, क्योंकि ड्रग ऑब्वियसली आप जब ड्रग लेने लगे होगे, कभी आपने ज़्यादा ड्रग ले लिया तो उससे आपकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा फैमिली में इशू क्या आने लगेंगे? सेपरेशन, नेगलेक्ट, डिवोर्स। आप एक दूसरे से अलग अलग रहने लगोगे, डिवोर्स रेट बढ़ जाएगा, है ना। और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी बढ़ने लगेगा। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को क्या मारना, जनरली हस्बैंड ही वाइफ को मारते हैं। तो ये सब सारी प्रॉब्लम होने लगेगी। उसके बाद सोशल स्टिग्मा और आइसोलेशन, है ना। अगर आपको पता चल गया किसी को कि नशा करता है तो उसको जनरली लोग बोलते हैं अरे ये तो नशेड़ी है। तो इस तरीके से स्टिग्मेटाइजेशन करके आइसोलेट कर देना, सोसाइटी से बाहर कर देना, ये सब प्रॉब्लम किसको झेलनी पड़ती है? इंडिविजुअल को। उसके बाद ऑक्यूपेशनल इशू भी आते हैं, जैसे कि आप जॉब पे नहीं जा पाओगे और लॉस ऑफ जॉब, है ना। अब लाल आँख लेके नशा करके तो आप जा नहीं सकते ऑफिस में और वहाँ काम भी नहीं कर सकते। आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सारी चीज़ें कम हो जाएगी, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स
ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल भी, है ना। अब क्योंकि अब नशे की आदत हो गई है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और शुरुआत में थोड़ा बहुत मज़े मज़े में करते हैं लोग, उसके बाद फिर आदत हो जाती है, फिर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। उसके कारण ओवर एक्सपेंडिचर होगा और आपको लोन लेके ड्रग्स यूज़ करने पड़ेंगे, आपके ऊपर डेब्ट्स बढ़ जाएंगे। लीगली क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि आप इंडल्ज इन क्राइम, है ना, नशा में आप रहोगे तो आप कुछ भी गलत हरकतें कर सकते हो, और ऐसा होना लाजमी है। एक्सीडेंट बढ़ जाना, नशे में गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट हो जाए तो इस तरीके की चीज़ें जो है होने की संभावना है, कॉन्सिक्वेंसेस ये सब होंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है इसके बारे में बात करते हैं। तो MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, SIMS। एक पोर्टल बनाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, टू क्रिएट अ डिजिटल पैन इंडियन सीज़र डेटा। जितना भी सीज़र कर रहे हैं, जितना भी जब्त किया जा रहा है ड्रग, उसका एक डेटा, डिजिटल डेटा बनाया जा रहा है पूरे पैन इंडिया के लिए, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने जो है प्रोजेक्ट सनराइज चालू किया है, टू टैकल राइजिंग HIV प्रिविलेंस इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, स्पेशली अमॉन्ग पीपल इंजेक्टिंग ड्रग्स। तो क्या होता है ना, ये हेरोइन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इंजेक्शन यूज़ करते हैं, इससे ना बहुत सारे लोग वही वाले इंजेक्शन यूज़ कर ले रहे हैं जो ऑलरेडी एक इंसान यूज़ किया, इसके कारण HIV का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो उसको डील करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट सनराइज गवर्नमेंट ने चालू किया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, ठीक है। वो ऊपर वाला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर था और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ठीक है। एक NDPS एक्ट है, ठीक है। NDPS एक्ट क्या, यही आर्यन खान वाला एक्ट है ये, ठीक है। आर्यन खान को जो है इसी एक्ट के अंदर हम लोगों ने अंदर किया था, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने मीन्स NCB ने, ठीक। इट प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, possessing, selling, purchasing, ट्रांसपोर्टिंग और कंज्यूमिंग एनी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली आप यूज़ नहीं कर सकते, आप रख नहीं सकते, किसी भी तरीके से कंज्यूम नहीं कर सकते। उसमें कुछ 30 ग्राम की बात की गई थी, 30 ग्राम से ज़्यादा आप रख नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते। मतलब स्मॉल क्वांटिटी से, अगर ज़्यादा नहीं, स्मॉल क्वांटिटी होता है तो आपको रिहेबिलिटेशन में दे दिया जाता है, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो फिर आपके ऊपर केसेस भी चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्ट के बारे में हो गया, जो एक्ट बनाया है ड्रग एब्यूज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने। उसके अलावा क्या कर रहे हैं, नशा मुक्ति जो कैंपेन है वो किया जा रहा है ना, ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, गवर्नमेंट जो काम कर रही है इसको डील करने के लिए, वो सब सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग अगर देखें कि क्या सॉल्यूशन हम देना चाहें, तो बेसिकली क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एक तो हमें ना सप्लाई साइड पे फोकस करना पड़ेगा। दो तरीके के सॉल्यूशन होंगे, एक तो सप्लाई साइड और एक डिमांड साइड। डिमांड को कम किया जाए और सप्लाई को भी कम किया जाए। डिमांड मतलब जो यंग लोग हैं उनकी डिमांड कम कैसे कर सकते हैं हम। एक तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में स्पोर्ट्स में बच्चों को फोकस करवाना, फुटबॉल में फोकस करवाना, जो JNK में अभी हो रहा था, है ना, ताकि डी रेडिकलाइजेशन हो, डी एडिक्शन ऑफ ड्रग्स हो, ड्रग एब्यूज़ की आदत ना लगे। इन सब चीज़ों के लिए आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में एंट्री, इस तरीके की चीज़ें करने की ज़रूरत है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ, है ना, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए, और यही सब सारी परेशानियों का सॉल्यूशन भी है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन करिकुलम, ठीक है, आप करिकुलम में ऐड कर सकते हो ड्रग अब्यूज़ की जो प्रॉब्लम है उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि बच्चों में अवेयरनेस आ सके। उसके बाद जो बच्चे लोग हो गए हैं इसमें जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनको प्रॉपर काउंसलिंग देने की ज़रूरत है। और सप्लाई साइड को कैसे डील कर सकते हैं हम, बेसिकली सप्लाई साइड को टैपिंग डाउन ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग। तो हमें क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग को कम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर भी रही है गवर्नमेंट, जैसे फेंसिंग कर रही है इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर में, इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर में फेंसिंग की जा रही है बॉर्डर की, ताकि जो ट्रैफिकिंग है उसको कम किया जा सके। बेसिकली जो पंजाब बॉर्डर है वहाँ से आता है, और म्यांमार से भी अभी ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ गया है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने फ्री मूवमेंट रिजीम जो चल रही थी उसको बंद कर दी गई है। मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ, म्यांमार इशू में एक एडिटोरियल आया था, उसमें फ्री रिजीम मूवमेंट क्या है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, और ये सब सारे सॉल्यूशन जो है हमारे मेंस के लिए आंसर में होंगे। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल 47 में दिया हुआ है कि स्टेट का ये ऑब्लिगेशन है कि ड्रग अब्यूज़ कम किया जाए, तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है। दैट्स इट। समझ में आया क्या। ये आर्टिकल अपना यहीं कंप्लीट होता है, ड्रग अब्यूज़ वाला, और ये क्वेश्चन भी हमारा प्रिपेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है वाई ग्लोबल क्लॉथिंग रिटेलर आर एग्जिटिंग म्यांमार।
तो बेसिकली ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। डायरेक्टली आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसको मेंशन कर सकते हैं, इसलिए हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है आर्टिकल? द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट क्लॉथिंग रिटेलर H&M रिसेंटली अनाउंस इट वुड ग्रेजुअली फेज आउट सोर्सिंग फ्रॉम म्यांमार डेज आफ्टर एडवोकेसी ग्रुप रिवील्ड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेबर अब्यूज़ केसेज इन द कंट्री गारमेंट इंडस्ट्री। तो जो H&M है सब लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा ब्रांड है, रिटेलर ब्रांड है, यहाँ पर कपड़े हमें मिलते हैं। ठीक है, ज़ारा आपको पता होगा, ये सबसे लार्जेस्ट रिटेलर ब्रांड है, ये सेकंड लार्जेस्ट रिटेलर ब्रांड है। इन लोग क्या करते थे? सोर्स करते थे कपड़ों का, सोर्सिंग करते थे कपड़ों की, मतलब क्लॉथ्स ऑलरेडी यहाँ से बने हुए मिलते थे इनको म्यांमार से। इसका मतलब इन लोग क्या करते हैं, बेसिकली जितने भी ब्रांडेड होते हैं, जितने भी ब्रांडेड कंपनियाँ होती हैं, वो टेलर को क्या करती है, छोटे छोटे टेलर को टेंडर दे देती है कि हमें 500 शर्ट चाहिए, इस तरीके से इस कलर की होना चाहिए, डिज़ाइन डिसाइड करके दे देते हैं, क्वालिटी डिसाइड करके दे देते हैं कपड़ों की। ठीक है, और ख़ुद क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। सारा टेलर, जो करोल बाग का टेलर है, ठीक है, करोल बाग में जो 300 रुपये की फ़र्स्ट कॉपी मिल रही है, वही टेलर ने एडिडास के, H&M के, ज़ारा के कपड़ों को भी सिला है, और यही फैक्ट है। इसलिए अगर आप बहुत खुश हो रहे हैं H&M का 3000 का पहन के शर्ट, तो ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि टेलर तो एटलीस्ट सेम है। चेंजेस क्या हैं? एक तो जो एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग पे खर्चा करते हैं उसके कारण कॉस्ट बढ़ती है। दूसरा जो डिज़ाइन होता है और क्वालिटी, ठीक है, नो डाउट क्वालिटी थोड़ी बेहतर होगी जो 300 रुपये वाला होगा उससे, लेकिन टेलर एटलीस्ट सेम होता है। इसलिए जो फर्स्ट कॉपी है करोल बाग में जो फेमस है, वो करोल बाग की फ़र्स्ट कॉपी फेमस इसलिए है क्योंकि उसका टेलर भी सेम होता है। वो एग्जैक्ट कॉपी, इवन हो सकता है कपड़ा भी जो बच जाए उसी से वो कॉपी बना देते होंगे। तो सबकी परचेसिंग पावर के हिसाब से जो है चीज़ें उपलब्ध होती हैं। अगर आप 3000 का ले सकते हैं तो आप 3000 का लीजिए, खुश होइए कि आप ज़ारा ब्रांड पहन रहे हैं, खुश होइए कि आप H&M पहन रहे हैं। अगर आपकी 300 की कैपेसिटी तो आप 300 पहनिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है दोनों में। थोड़ा डिज़ाइन का फ़र्क होता है और अननेसेसरली ब्रांडिंग का, जो हमारे सोशल स्टेटस बढ़ा देता है, इसके अलावा और कोई फ़र्क होता नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, सोर्सिंग करते थे ये H&M और ज़ारा। ज़ारा ने ऑलरेडी म्यांमार से फेज़ आउट कर चुका है और H&M ने शुरू कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है। ये फेजिंग आउट हो क्यों रही है, अब इस पर डिस्कस करते हैं। Myanmar garment industry has been in crisis since the military coup in 2021. While numerous factories have permanently shut down, the working conditions have drastically deteriorated, wages have plummeted, वर्किंग आवर्स हैव स्पाइक्ड एंड लेबर्स हैव बीन फायर्ड रैंडमली। तो बेसिकली जो गारमेंट इंडस्ट्री है म्यांमार की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया है। जो कूप हुआ है उसके बाद से कई सारे जो ट्रेड यूनियंस हैं उसको डिसबैंड कर दिया है, जो कि कूप के ख़िलाफ़ थे। बहुत सारे जो ट्रेड यूनियन के लीडर थे जो कूप के ख़िलाफ़ थे, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया है। बहुत सारे लेबर हैं उनको फायर कर दिया गया है, रैंडमली फायर कर रहे हैं। वर्किंग आवर्स बहुत बढ़ा दिए हैं, वेजेस बहुत कम कर दी गई है। ये सारी चीज़ें होने के कारण जो ब्रांड हैं H&M और ज़ारा, इन लोगों ने क्या बोला है कि आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन वी हैव नाउ टेकन द डिसीजन टू ग्रेजुअली फेज आउट अवर ऑपरेशन इन म्यांमार. We have been monitoring the latest development in Myanmar and we see the increased challenge to conduct our operation according to our standard and requirement. जो इनके स्टैंडर्ड हैं और इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत सारे चैलेंजेस म्यांमार में बढ़ गए थे, इसलिए इन लोगों ने अपना ऑपरेशन ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर से जितनी सोर्सिंग हो रही थी उसे बंद कर दिया है। अब म्यांमार से सोर्सिंग ख़त्म हो गई है, इसका मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। उस वैक्यूम को कौन भर सकता है? इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। समझ में आया क्या? तो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत बेनिफिट हो सकता है इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ाने में। तो हम ये आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं, ये न्यूज़ हम मेंशन कर सकते हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है कूप होने के कारण और इंडिया उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है H&M और ज़ारा जैसे ब्रांड को सोर्स करने के लिए। अगर इंडिया अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सके, इंडिया की ऑलरेडी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रेस्ड है। समझ में आया क्या? बस इतना ही आर्टिकल था। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो आर्टिकल है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, इसको भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में ये पूछ सकता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर।
प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है आ सकती है, जो कि डिटेल में इसमें दी गई है। ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि क्यों आर्टिकल आया हुआ है। तो डिबेट छिड़ गई है फॉर्मर आरबीआई के जो गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन जी के बीच में, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के राजीव चंद्रशेखर जी के बीच में। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली 2 इकोनॉमिस्ट के साथ मिल करके एक पब्लिश किया है पेपर, जो कह रहा है कि जो पीएलआई स्कीम है, जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को मोबाइल बनाने के लिए, वो बेसिकली उतने हेल्पफुल नहीं है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। उल्टा जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो काय में इस्तेमाल हो रहा है, लो असेंबली जॉब क्रिएट करने में इस्तेमाल हो रहा है। लो असेंबली जॉब क्रिएट कैसे हो रही है, इनका कहना है कि जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन की बात करें तो कैमरा बुला लिया, जो चिप्स है, जो चिप यूज़ हो रही है उसमें वो बुलवा ली, सारी चीज़ें आप लोगों ने इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद उसको असेंबल कर दिया और बोला मेक इन इंडिया। तो ये चीज़ें हो रही है, और इसके लिए जो जॉब क्रिएट हो रही है वो लो पेइंग जॉब हो रही है, लो असेंबली, जिसके लिए आपको स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो जॉब बन रही है, और पैसा जो लग रहा है वो कहीं ज़्यादा लग रहा है इस जॉब को क्रिएट करने में। ऐसा आरबीआई के जो गवर्नर है उनका क्लेम है। तो उसको जो है काउंटर किसने किया है, जो जूनियर आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको शार्पली रिस्पॉन्ड करके कहा है कि ये हाफ ट्रूथ के ऊपर बिल्ड एक कहानी है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीएलआई स्कीम है क्या। ठीक, तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ की इंग्रेडिएंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल्सो कम विथ व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। एवरी जॉब क्रिएटेड एंड एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ अ पॉजिटिव कास्काडिंग इफेक्ट ऑन अदर सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है, जब मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं तो आप बहुत सारी जो है जॉब क्रिएट होती है। इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ होने का कारण क्या है, क्योंकि हम लोगों का जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे यहाँ बहुत कम होती है। जो जीडीपी में शेयर है वो केवल 16% जीडीपी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है। जो हमारा टारगेट था 2022 तक उसको 25% तक करने का, उसमें हम अभी तक के सफल नहीं हो पाए हैं। तो इसी जॉब को क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की थी। साथ में और क्या इंपॉर्टेंट फ़ायदे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, इसका कास्केडिंग इफेक्ट होता है दूसरे सेक्टर्स में भी। मतलब आपने 1 रुपये इन्वेस्ट भी किए तो जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो कहीं ज़्यादा बढ़ती है अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ंट ग्रेट, द कंट्री लेबर लॉज आर आर्किक एंड द वर्कफोर्स इज़ंट वेरी स्किल्ड। टू सॉल्व दिस द गवर्नमेंट यूजेस कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। द स्टिक इज रेजिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज दस मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव फॉर कंपनी टू इम्पोर्ट स्टफ फ्रॉम समवेयर एल्स एंड सेल इट इन इंडिया। द कैरेट इज़ टू प्रोवाइड सब्सिडीज एंड इंसेंटिव। ठीक है, तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेबर लॉ हैं बहुत आर्किक हैं, और स्किल है नहीं लोगों के पास। तो ये सारे इशू के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना इवॉल्व नहीं हो पाया है, इतना तेज़ी से बढ़ नहीं पाया है। तो इन्हीं सब इश्यूज़ को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी अप्रोच यूज़ की है, कैरेट एंड स्टिक। स्टिक का मतलब क्या है, इंडिया ने जो इम्पोर्ट हैं उसको महंगे कर दिए हैं। उसमें क्या कर दिया है, कस्टम ड्यूटी बहुत हाई कर दी है। उस कस्टम ड्यूटी के हाई करने से ऐसा नहीं हो पाएगा कि लोग बाहर से ख़रीदें चीज़ें और यहाँ आके बेच दें। ठीक है, तो इंपोर्ट महंगे हो गए हैं, और एक्सपोर्ट जो है, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो कम कर दी गई है। ठीक है, तो कैरेट पकड़ा गया है और इंसेंटिव दिया गया है बहुत सारी कंपनीज़ को कि आप घर पे ही प्रोडक्शन करिए। कई तरह की सब्सिडीज़ दी गई है ताकि घर पे ही प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ठीक है, वन ऑफ द सेट of incentive is the production link incentive scheme. Here the government gives money to foreign or domestic company that manufacture goods here. ठीक है, तो जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसको शुरू किया गया था, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इंडिया के भी हो सकते हैं और फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं तो उन्हें कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे। जैसे कि companies like Micromax, Samsung and Foxconn can get up to 6% of their incremental sale income through the PLI program. जो कंपनीज़ हैं, कुछ कंपनीज़ होगी जिसको गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव देगी, जो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रही होगी। कौन कौन सी कंपनीज़ है यहाँ पर एग्जांपल दिया, माइक्रोमैक्स हो गया, सैमसंग हो गया, फॉक्सकॉन जो कि एप्पल बना रहा है, उन लोगों को 6% तक के इंक्रीमेंटल सेल्स में जो इनकम होगी उसमें उनको फ़ायदा मिल सकता है। ये 6% बेसिकली मान लो कि अगर 100 मोबाइल बना रहे हैं और 110 मोबाइल
है ना, प्रोडक्शन बढ़ गया इनका, प्रोडक्शन अगर बढ़ा दिए तो जो प्रोडक्शन बढ़ा है इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यू है, ठीक है, तो 10 मोबाइल बढ़ा जो कि 10,000 का, तो 10,000 रुपये में इन लोगों को 6% बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगी, इंसेंटिव देगी, किसी के भी थ्रू दे सकती है, बोनस दे सकती है, या फिर टैक्स के जो हैं बेनिफिट्स दे सकती हैं, है ना। तो 10,000 में 6% कितना होगा, 600 रुपये, 600 रुपये का बेनिफिट मिलेगा इन लोगों को अगर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अपने रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पहले 100 प्रोड्यूस कर रहे थे स्कीम होने के पहले और उसके बाद भी 100 ही कर रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 100 से 110 कर लिया है तभी आपका अगर प्रोडक्शन बढ़ा है और रेवेन्यू बढ़ा है उसके कारण, तो ही आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। एंड विथ दिस स्कीम मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट जंप फ्रॉम 300 मिलियन इन 2018 टू एन अस्टाउंडिंग 11 बिलियन इन फिजिकल ईयर 23। बेसिकली जो मोबाइल के एक्सपोर्ट हैं वो कहाँ पहुँच गए हैं, 2018 में केवल 300 मिलियन था एक्सपोर्ट, अब 11 बिलियन के आसपास जो है एक्सपोर्ट बढ़ गया है 2023 में। तो बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। वाइल इंडिया का जो इंपोर्ट है मोबाइल फ़ोन का वो $3.6 बिलियन था, कब, 2018 में, जो कि ड्रॉप हो गया 1.6 बिलियन हो गया है। तो इंपोर्ट कम हो गए हैं और एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसा क्लेम किसने किया है, जो चंद्रशेखर जी हैं उन्होंने ये क्लेम किया है और राजन जी की बात को काउंटर करने के लिए क्लेम दिया गया है, ठीक है। ये बताता है कि जो PLI है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। उसके काउंटर आर्गूमेंट में राजन जी क्या आर्गू कर रहे हैं, मिस्टर राजन कंटेंडेड दैट वाइल द इम्पोर्ट ऑफ द फाइन फुली पुट टुगेदर मोबाइल फोन हैव कम डाउन, द इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल फोन कंपोनेंट इंक्लूडिंग डिस्प्ले स्क्रीन्स, कैमराज, बैटरीज, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स शूट अप बिटवीन 2021 and 23. Incidentally, these are the same 2 years when the mobile phone export jumped the most. This matters because manufacturers aren't really making mobile phone in India in the traditional sense. This would mean that this would involve their supply chain also moving in India and making most of the component here as well. All that companies are doing, Mr. Rajan said, is importing all the necessary part and assembling them in India to create made in India product. Basically हो क्या रहा है, जो राजन जी कह रहे हैं कि 2021 में और 23 के बीच में जब एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़े मोबाइल के प्रोडक्शन के, मोबाइल प्रोडक्शन बढ़ा और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़े, उसी बीच में जो इंपोर्ट्स हैं कंपोनेंट्स के वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। कंपोनेंट्स कैसे, जो मोबाइल फ़ोन में जो कैमरा लग रहे हैं, बैटरी लग रही है, जो PCB बोर्ड लग रहे हैं, जो स्क्रीन है, इन सब के जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े। और उनका कहना है कि बेसिकली जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, इसी इंपोर्ट को यूज़ करके असेंबल कर रही हैं और मेक इन इंडिया नहीं कर रही हैं, मेड इन इंडिया कर रही हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ असेंबली हो रही है और उसी असेंबली को असेंबल करके इंडिया से के बाहर एक्सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है। तो बेसिकली इससे जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हो रही है और जो जॉब क्रिएट हो रही है वो लो स्किल जॉब है, सिर्फ असेंबली वाली जॉब क्रिएट हो रही है। ऐसा किसका मानना है, रघुराम राजन जी का मानना है, ठीक है। इसके बाद this is important as low level assembly work does not produce well paying job and does not nearly have anywhere the same multiplier effect that actual manufacturing might provide. तो बेसिकली इनका कहना है कि जो लो असेंबली जॉब है वो वेल पेइंग जॉब नहीं होती है, बहुत ही मतलब बेसिकली लोअर लेबर होते हैं वही लोग काम कर रहे हैं, इसमें हाई स्किल की ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली जो इनको पेमेंट मिलेगी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी इसलिए, और इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग का है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि कंपनी अपने यहाँ पर पूरा प्लांट लगाएगी और जितनी चीज़ें सबको प्रोड्यूस करेगी एक एक करके, और उस प्रोडक्शन में काफ़ी हाई स्किल लेबर, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा और वो बेनिफिशियल होगी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमने एक कंपनी बना दी है, सारा इंपोर्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ों को असेंबल कर दिया और बेच दिया, तो उसमें जो जॉब है वो भी क्रिएट नहीं हो रही है और जो टैक्स पेयर का पैसा है वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिस्टर सेइंग, मिनिस्टर ने फिर काउंटर आर्गूमेंट दिया कि मिस्टर राजन राउंडली अज्यूम दैट ऑल इंपोर्ट ऑफ स्क्रीन, बैटरी एटसेट्रा आर यूज्ड टू मेक मोबाइल फोन। इट इज़ पॉसिबल दिस आइटम आर यूज्ड ऑल्सो फॉर कंप्यूटर मॉनिटर, DSLR, कैमराज, इलेक्ट्रिक व्हीकल एटसेट्रा। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट नॉट ऑल मोबाइल phone production in India is supported by PLI scheme, only around 22% so far. तो
उनका क्या कहना है, काउंटर आर्गूमेंट देखा जाए तो उनने ये कहा है कि जितने भी इंपोर्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो, कुछ हो सकता है कंप्यूटर स्क्रीन में भी यूज़ हो रहे हों बनाने में, कंप्यूटर बनाने में भी यूज़ हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ हो सकते हैं, DSLR कैमरा में यूज़ हो सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि PLI स्कीम सिर्फ 22% मोबाइल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए ये दी जा रही है, उसके अलावा जो 78% है मोबाइल प्रोडक्शन में उसमें PLI स्कीम दी ही नहीं जा रही है। द मिनिस्टर ओवरआर्चिंग पॉइंट इज़ दैट द import dependency isn't as bad as Mr. Rajan said. That said, the minister has admitted that the value addition, how much work an Indian mobile production plant is actually doing in creating the finished product for mobile manufacturing is probably low. But he added it will go as a broader supply and assembly chain settles in India. तो उनका ये कहना है कि ये बात तो सही है कि जो वैल्यू एडिशन है वही ज़्यादा हो रहा है और बेसिकली जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग वो उतनी ज़्यादा तो नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि इंडिया का जो ग्लोबल सप्लाई चेन में बेसिकली हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फाइनली सेटअप हो जाएगी और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। अब हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, राजन जी ने फिर इसके रिप्लाई किया। इन अ रिप्लाई द मिनिस्टर लास्ट वीक ही आर्गूड दैट इवन इफ ओनली 60% ऑफ इम्पोर्ट आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, इंडिया नेक्स्ट एक्सपोर्ट विल स्टिल बी नेगेटिव। अगर 60% इम्पोर्ट भी यूज़ कर रहे हैं इन लोग मोबाइल प्रोडक्शन करने में, असेंबली बेसिकली जो भी हम असेंबल करने में 60% इम्पोर्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिया जितना एक्सपोर्ट कर रहा है और जितना इम्पोर्ट कर रहा है अगर दोनों का नेट निकाला जाए तो नेगेटिव होगा, मतलब इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बेसिकली उल्टा डॉलर जा रहे हैं, ऐसा राजन जी का कहना है। दैट इज़ इवन इफ ओनली 60% ऑफ स्क्रीन बैटरीज आर यूज टू मेक मोबाइल फोन, द फाइनल इम्पोर्ट टैली वुड स्टिल बी लीड द फाइनल एक्सपोर्ट टैली। द मेन डिवाइड इज ओवर वेदर द PLI प्रोग्राम विल बी एबल टू क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग जॉब एंड फर्मली इस्टेब्लिश इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई हब दैट एड्स वैल्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन वो ये है कि जो PLI है वो क्या कारगर साबित होगी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में, एक हाई पेइंग कैपेसिटी जॉब क्रिएट करने में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में। द मिनिस्टर बिलीव्स इट विल टेक टाइम फॉर द प्रोजेक्ट रिजल्ट टू शो। मिनिस्टर का कहना है कि जो प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे जो है टाइम लगेगा उसे इस्टेब्लिश होने में और रिजल्ट देने में। राजन जी का कहना है कि विदाउट प्रूफ ऑफ PLI सक्सेस देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आफ्टर ऑल एवरी रुपी स्पेंड इन PLI इज़ द मनी डेट कुड हैव गॉन इन टू इम्प्रूविंग से एजुकेशन सिस्टम। तो राजन जी का कहना है कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है, अगर आप ये पैसा PLI में नहीं देते तो आप इसको एजुकेशन में यूज़ कर सकते थे। तो बेसिकली PLI स्कीम को क्या करने की ज़रूरत है, PLI स्कीम को हमें देखने की ज़रूरत है, उसको चेक करने की ज़रूरत है कि उसका बेसिकली फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये हमारा आर्टिकल था। PLI स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, कंपनीज रिसीव फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन देयर सेल और प्रोडक्शन। तो कंपनी क्या कर रही है, रिसीव कर रही हैं इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीमेंटल सेल्स पे ही हमें क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ कंपनी प्रोड्यूस मोर स्मार्टफोन दे कैन अर्न बोनस फ्रॉम गवर्नमेंट, दिस कैन इंक्रीज एनकरेज प्रोडक्शन जॉब एंड GDP। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आपको समझ में आ गई, ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। स्मार्टफोन के लिए 6% तक के बोनस मिल सकते हैं अगर इंक्रीमेंटल सेल प्रोडक्शन आपका बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब हम जो मेन क्वेश्चन है इस पर जो बन सकता है वो क्या आ सकता है, critically analyze the claim that the growth in the mobile phone export through PLI scheme might not necessarily reflect a sufficient manufacturing ecosystem in India। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है इस क्लेम को कि जो ग्रोथ है मोबाइल फ़ोन सेक्टर में थ्रू PLI स्कीम, ज़रूरी नहीं है कि सफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो है इंडिया में इस्टेब्लिश कर दे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस आर्टिकल से बन सकता है। अब नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं फटाफट कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। चैलेंजेस ऑफ मेक इन इंडिया कैन कैंपेन इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो क्या क्या चैलेंजेस लगेंगे इंडिया के जो मेक इन इंडिया कैंपेन है उसमें, क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। इंडिया जो 5th लार्जेस्ट बेस है मैन्युफैक्चरिंग का पूरे वर्ल्ड में, 39% ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन 9 सेक्टर। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 40% के आसपास जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। 45% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम MSME सेक्टर। जो MSME सेक्टर है उससे हमारे लगभग 50% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हमें मिल रहा है। और MSME हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, बेसिकली
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, अब क्या क्या चैलेंजेस हैं, सबसे पहले बात करते हैं लैक ऑफ सर्टिफाइड फैक्ट्रीज़। तो सर्टिफाइड फैक्ट्रीज़ होने के कारण क्या है, डिस्करेज इंटरनेशनल बायर एज अ सोर्सिंग डेस्टिनेशन। जैसे कि पिछले आर्टिकल में हमने पढ़े थे कि H&M वगैरह सोर्सिंग बंद कर रहे हैं। अगर अपने यहाँ सर्टिफाइड फैक्ट्रीज़ होंगी तो अपने यहाँ से सोर्सिंग बढ़ाई जा सकती है। समझ में आया क्या? तो जो वैक्यूम वहाँ क्रिएट हुआ है वो वैक्यूम यहाँ फुलफिल हो सकता है अगर हम सर्टिफाइड फैक्ट्रीज़ जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफाइड फैक्ट्रीज़ हो अपने यहाँ, है ना, उनको ISO से सर्टिफाई किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है। पुअर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो वीक है। वीक कनेक्टिविटी, एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो है कनेक्टिविटी वो बहुत वीक है। उसके कारण कॉस्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती इंडिया में। और जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो बहुत हाई है, जिसके कारण कैपिटल कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है कहीं पर भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नो हाउ। अपने यहाँ जो MSME है वो अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। नेक्स्ट है एक्सेस टू क्रेडिट। MSME को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वर्किंग कैपिटल की, और अगर उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि उनके पास मॉर्गेज नहीं होते रखने के लिए। लैक ऑफ इंसेंटिव फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट भी उतने इंसेंटिव नहीं दे रही है। लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना डेवलप नहीं है और जो कनेक्टिविटी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। अनार्किक लेबर लॉ, हमारे जो लेबर लॉ हैं वो अनार्किक हैं। हायरिंग और फायरिंग आसान नहीं है। इंडिया ने उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड बनाए थे, लेकिन उसे अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्किल शॉर्टेज। इंडिया में सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड हैं। बाकी अगर कंट्री की बात करें तो साउथ कोरिया, जापान, यहाँ 95-96% जो लोग हैं वो स्किल्ड हैं, एम्प्लॉयबल हैं। ठीक है, तो इंडिया में स्किल की बहुत शॉर्टेज है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इशू आते हैं। और कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्री, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी मिल रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग के चैलेंजेस हो गए। इसको डील करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वो देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या चालू किया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, उसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट, PM गति शक्ति। सागरमाला प्रोजेक्ट काय के लिए, जो कोस्टल एरिया है उसको डेवलप करने के लिए और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। PM गति शक्ति बेसिकली मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसको एक साथ जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। भारतमाला प्रोजेक्ट बेसिकली जो रोड है वो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए भारतमाला शुरू किया गया है। मेक इन इंडिया 2 इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकें। और आत्मनिर्भर कैंपेन। आत्मनिर्भर कैंपेन क्यों कर रहे हैं हम, टू कट द इम्पोर्ट डिपेंडेंस, और इसी आत्मनिर्भर के थ्रू हम लोग बहुत सारे जो टैरिफ हैं वो लगा रही है। तो ये गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, ये सारे इश्यूज़ जो है आपको यहाँ पर लिखना है। हो गया है ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो आर्टिकल था कंप्लीट। ठीक है, आज का हमारा लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट ड्रिलिंग इन नॉर्थ सी। बेसिकली ये आर्टिकल GS3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। एनवायरमेंट सेक्शन में इसे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑफशोर ड्रिलिंग करने से क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रीलिम से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन कौन सी कंट्री है जो नॉर्थ सी से बाउंड्री बना रही है। ठीक है, तो दोनों तरीके की चीज़ों को हम कवर करेंगे इस आर्टिकल में। ठीक है, क्या आर्टिकल है, UK प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक रिसेंटली बैक प्लान्स फॉर न्यू फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग ऑफ ब्रिटेन कोस्ट, वरिंग एनवायरमेंट एक्सपर्ट इवन एज वर्ल्ड कंटिन्यू इट्स स्ट्राइड टुवर्ड्स इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज। तो अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं UK के, ऋषि सुनक जी, उन्होंने एक प्लान को अप्रूवल दिया है, जो फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग प्लान है, जो कहाँ हो रहा है, ब्रिटेन के जो कोस्ट है, कोस्ट एरिया है ब्रिटेन का, वहाँ पर ड्रिलिंग की जा रही है। और उन्होंने क्लेम किया है कि इससे जो है बेसिकली क्या होगा, ब्रिटेन एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा, किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन होगा उससे उनको एनर्जी मिलेगी, है ना। फॉसिल फ्यूल से बेसिकली हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, और वही एनर्जी इस्तेमाल करके उनको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, रशिया पे, US पे या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट है उसको क्या कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। पूरे दुनिया में जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं काफ़ी चिंतित हो गए हैं, क्योंकि जो इसके इम्पैक्ट हैं एनवायरनमेंट पे वो इरिवर्सिबल इम्पैक्ट होंगे। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि फ्लड और जो ड्रॉट है वो बहुत, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं अब उस पर बात कर लेते हैं।
तो 3 तरीके के लोगों को बहुत अफेक्ट होगा, वर्कर्स को, वाटर को और वाइल्ड लाइफ को। तो W3 इस तरीके से इम्पैक्ट होगा इन तीनों चीज़ों को। ड्रिलिंग इन द सीज एंड ओशियंस फॉर फॉसिल फ्यूल नॉट ओनली एग्रेवेट्स द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो वार्म ओशन एंड रेजेस सी लेवल। ठीक है, जो ड्रिलिंग है सीज में और ओशंस में, वो जो फॉसिल फ्यूल के लिए हम ड्रिल कर रहे हैं, वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इशू को ही बढ़ाएगी नहीं, साथ में और क्या करेगी, जो ओशंस हैं उसको भी वार्म कर देगी। अब ओशन अगर गर्म हो जाएंगे तो थर्मल एक्सपांशन, और थर्मल एक्सपांशन होगा तो सी लेवल बढ़ेगा, तो सी लेवल भी राइज़ होंगे। तो क्लाइमेट चेंज में तो असर पड़ेगा ही, उसके साथ साथ जो सी लेवल है वो भी राइज़ हो जाएगा। ऑफशोर ड्रिलिंग इज़ एसोसिएटेड विथ a direct risk to marine biodiversity as well as indirect risk to coral reefs, shellfish and marine ecosystem from acidic water because of carbon pollution settling into the ocean। बेसिकली जो हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको भी बहुत खतरा है, क्योंकि आप जब ड्रिलिंग करेंगे तो इतनी सारी मशीन्स लगेगी, वहाँ पर मशीन लगेगी, उसके साथ साथ है ना ऑयल स्पिल होने का भी खतरा है। ऑयल स्पिल होने से क्या होगा, जो हमारे यहाँ जितने भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो डायरेक्टली अफेक्ट किसको करेंगे, कोरल रीफ्स को, और जितनी भी मरीन डाइवर्सिटी है उनकी जान को खतरा बढ़ सकता है। इनडायरेक्टली भी ये खतरा कैसे बढ़ेगा, जो हमारी वाटर होंगे वो बेसिकली एसिडिक हो जाएंगे, और एसिडिक वाटर हो जाएंगे क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें निकालेंगे तो बहुत सारा स्पिल तो हो गए, उससे जो वाटर होंगे वो एसिडिक नेचर के हो जाएंगे, और जो कार्बन पॉल्यूशन है वो बेसिकली इस ओशन में सेटल हो जाएगा। इन सब कारणों से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा खतरा होने की संभावना है। तो ये इसके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्या इम्पैक्ट होंगे एनवायरनमेंट पे, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा इस आर्टिकल में और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि नॉर्थ सी बेसिकली किस किस कंट्री के आसपास है। तो नॉर्थ सी देख लेते हैं अपन। ये नॉर्थ सी अपनी कौन सी कंट्री है, इसकी बाउंड्री बना रही है, यूके, स्कॉटलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, और कौन सी हो जाएगी लास्ट, जल्दी बता दो। ठीक है, तो ये अपनी लास्ट हो जाएगी स्वीडन। ठीक है, तो अब हमको तो याद करना है, हमको तो, और मुझे तुम्हें याद भी करवाना है। तो इसको याद कैसे करेंगे, गन सेंड टू BSF, ये हमारा निमोनिक हो जाएगा, गन सेंड टू BSF। GU बेसिकली GU क्या दिखा रहा है, जर्मनी। N क्या दिखा रहा है, नीदरलैंड। S क्या है, स्वीडन। E क्या है, इंग्लैंड। N क्या है, नॉर्वे। D क्या है, डेनमार्क। 2 को अपने को छोड़ना है। BSF में B क्या है, बेल्जियम। S क्या है, स्कॉटलैंड, और F है फ्रांस। तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगले साल आने की जो बहुत संभावना है। नॉर्थ सी हमेशा से इग्नोर है, और नॉर्थ सी लगातार न्यूज़ में भी आ रहा है, नॉर्थ स्ट्रीम के कारण भी आ रहा था। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गन सेंड टू BSF, इसको याद कर लीजिए और हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, जो मैंने फ्रेम किए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद ही पढ़ लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या क्या क्वेश्चन होंगे, क्या क्या आंसर होंगे, तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग का आंसर खुद जो है इसका आंसर ढूंढिए। हाउ डज द PLI स्कीम बेनिफिट कंपनीज पार्टिसिपेटिंग इन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग? व्हाट इज़ द कैरेट अप्रोच इन द गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग? ठीक है, व्हाट इज़ द मेन चैलेंज फेस बाय इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज हाईलाइटेड इन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन विच ईयर? बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन आपको PCS में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इससे जो क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने ट्राई किए हैं कि वो भी हम लोग कवर कर लें, और बहुत आसान है ना। इसमें कुछ ऐसा है, आज तो इतने ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। जो प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो नॉर्थ जो सी है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए हमने रट लिया है। अब हम कभी भूलेंगे नहीं होपफुली। गन सेंड टू BSF, बस इतना याद रखना है और आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन ख़त्म। ईजी 2 मार्क आपके हो गए ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कल मिलेंगे और कल सारे एडिटोरियल हैं डिस्कस करेंगे। और आपको जो भी डाउट है आप मैसेज आप कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एन्जॉय योर डे, थैंक यू।